फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। सो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स इंग्लिश मीडियम। ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी, एनसीईआरटी का है ये। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पूरा, तो हम इससे आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमें पब्लिक फैसिलिटी शॉप्स, यहाँ पे सबको जाना आना मतलब फ्री है। वही वैसा नहीं कि ये अमीर है तो ये पहले जाएगा, वो गरीब है तो वो बाद में जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। लाइक हेल्थ केयर सेंटर्स पे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पीने में कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। फोर्थ थी हमारी अनटचेबिलिटी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी बिकॉज जो गवर्नमेंट था वो प्रोवाइड कर रहा था इक्वलिटी फर्स्ट थ्रू ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा था इक्वलिटी लॉ से ही पहले। एंड जो सेकंड था वो था प्रोग्राम और स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ताकि टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, ताकि जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको थोड़ी सी मदद मिले, हेल्प मिले। लाइक वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन इन इंडिया, बहुत तरीके की भेदभाव हमारे इंडिया में हुए थे। लाइक प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग विद अदर्स कास्ट मेंबर, मतलब ऊंची कास्ट वालों के साथ जो नीची कास्ट वाले थे वो नहीं खा सकते थे एक साथ। और अलग अलग क्लासेस होते थे दलित्स के लिए, टी स्टॉल्स में भी, मतलब जो चाय बेचने वाले होते थे वो भी दलित कास्ट को दूसरे कप में, एक दूसरे ग्लास में चाय दिया करते थे, उस ग्लास में नहीं देते थे जैसे ऊंची कास्ट वाले लोगों को देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे ऐसे हाथों से पानी पिलाया जा रहा है बिकॉज हो सकता है दलित कास्ट के हो या किसी और नीची जाति के हों। प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग, उन्हें विलेज में नहीं घुसने दिया जाता था, टेम्पल्स में नहीं घुसने दिया जाता था। और नो एक्सेस टू विलेज कॉमन, मतलब विलेज के गांव के जो कॉमन या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि कुएं, तालाब, मंदिर, इन सब में भी उन्हें नहीं घुसने दिया जाता था, नहीं प्रवेश करने दिया जाता था। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या था? सेपरेट सिटिंग एरिया, मतलब ऊंची कास्ट वाले इधर बैठेंगे, नीची कास्ट वाले इधर बैठेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ दलित चिल्ड्रन इन स्कूल, उनके लिए अलग जगह थी, उनके लिए जो ऊंची कास्ट वाले उनके लिए वो अलग जगह पे बैठते थे और नीची कास्ट वाले अलग जगह पर बैठते थे स्कूल में भी। ओके, जो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी इज abolished एंड इट प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन, और जो अनटचेबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो गई है और ये प्रैक्टिस की जाती है कई कई फॉर्म में, वो भी मना कर दी गई। ये जो इन्फोर्समेंट थी कि किसी भी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, लाइक किसी को डिसेबिलिटी हो रही है तो वो भी छूत नहीं माने जाएंगे। शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन ऑर्डेंस विद लॉ, अगर ऐसा होगा तो उन्हें क्या है, वो पनिश होंगे, उन्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि ये लॉज के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी, इंडिया के स्टेट में ये स्कीम तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुई थी। कब? 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट को कह दिया था कि ये स्कीम अब सारे स्कूल में होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर सब गवर्नमेंट स्कूल्स में ये स्कीम होनी चाहिए, सबको ये कह दिया था। जहाँ पर पुअर चिल्ड्रंस जो थे, जो गरीब बच्चे थे, उनका स्कूल आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रेगुलरली बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस स्कीम, क्योंकि सब रोज़ रोज़ इस स्कीम से अट्रैक्ट हो रहे थे। पहले जो गरीब बच्चे थे, पुअर चिल्ड्रन थे, वो बहुत कम आते थे, पर अब जैसे ही मिड डे मील की नई स्कीम शुरू हुई तब पुअर चिल्ड्रन की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी स्कूल में। दिस वॉज ऑल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि हम कास्ट प्रेजुडिसेस को हम कम करें, ताकि सारे चिल्ड्रंस को वो एक साथ खा सके, सारे चिल्ड्रंस डेली अटेंडिंग स्कूल, सारे अटेंडिंग करते स्कूल, और टुगेदरनेस आ रही थी उसमें उनमें। और इवन इन मैनी प्लेसेस, और कई जगह पे जो दलित वुमेन थी वर हायर टू कुक मील, और उनको हायर करा जा रहा था
खाना बनाने के लिए, जो दलित वुमेन थी। ओके, एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, पर्सन्स आर अवेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशनल लॉ बट दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। मतलब जो था एटीट्यूड जो था वो धीरे धीरे बदल रहा था लोगों में, और अवेयर थे वो डिस्क्रिमिनेशनल लॉ के, पर फिर भी वो उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे थे पीपल्स को। देखिए ऐसे आपको दलित वुमेन यहाँ पे सारा खाना दे रही है सबको। इट ओपन गेट्स फॉर वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये एक महिलाओं के लिए एक दरवाज़ा खोलता है कि किसी भी बेसिस पे रिलीजन किसी भी धर्म की हो, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, सबके लिए एक ये दरवाज़ा खोलता है। स्टैब्लिशिंग एन इन इक्वालिटी इज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल वाला काम रहा है। ये इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, ओके, सॉरी फॉर डैट, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब अलग अलग डेमोक्रेसीज में क्या क्या इश्यूज थे इक्वालिटी के। सो जो इंडिया है वो ही सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी, जिसमें इनइक्वालिटी है, वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज, जहाँ से इक्वालिटी का जो स्ट्रगल था वो शुरू हुआ था, टू एग्जिस्ट, ओके, टू एग्जिस्ट। ओके, सो यूएसए में, अब यहाँ यूएसए में एक आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था इक्वालिटी के लिए ही। अफ्रीकन अमेरिकन्स ब्रॉड फ्रॉम अमेरिका, जो अफ्रीकन अमेरिकन से वो अफ्रीका से आए थे अमेरिका में। दे एंसेस्टर्स वर स्लेव्स, और जो उनके एंसेस्टर्स थे वो स्लेव थे, मतलब कि गुलाम थे। इवन अ मूवमेंट इन लेट में, मतलब बाद में मूवमेंट भी चला था 1950s में, प्रोवाइड राइट टू, ताकि अफ्रीकन अमेरिकन को भी राइट मिले, जैसे कि they had to sit in the back of the bus or else have to give up their seat to a white। मतलब कभी कभी तो उन्हें या तो बस के पीछे बैठना पड़ता था या फिर अपनी सीट भी देनी पड़ती थी उन लोगों को जो गोरे हैं। मतलब यहाँ पे गोरे काले का भेदभाव होता था। इक्वल राइट फॉर ऑल, फ्रीडम नाउ से यहाँ पे जो उन्होंने मूवमेंट शुरू करा था, तो ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। ओके, और हाँ, ये रोज़ा पार्क ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रोज़ा पार्क्स थी 1913 to 2005 में, ये इनकी बॉर्न एंड डेथ लिखी है। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, मतलब उन्हीं की तरह, मतलब वी कैन से मतलब काली थी, वो अफ्रीका से आई थी। रिफ्यूज़, उन्होंने मना कर दिया अपनी सीट देने से 1 दिसंबर 1955 में। कोई आया होगा, कोई वाइट पीपल, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी, क्योंकि वो जॉब से आई थी, बहुत थकी थी, इसलिए। और कब दिया, तो कब मना करा था उन्होंने? 1 दिसंबर 1955 में उन्होंने मना करा था। अनइक्वल वेज टू ट्रीटिंग दैम वॉज केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट मूव। तो जो उन्हें अनइक्वल ट्रीट कर रहे थे, फिर उनको क्या नाम दिया गया? सिविल राइट मूव। ये नाम था उसका मूवमेंट का, सिविल राइट मूवमेंट। जो सिविल राइट एक्ट था 1664 में प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब पूरा ख़त्म हो गया था, और अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी भी रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन पे लेके। शी वॉज द रोज़ा पार्क्स। ओके, हाँ, सो वेट, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो थे कंटिन्यू टू बी अमंग्स द पुअरेस्ट इन द कंट्री। उन्हें सबसे पुअर माना जाता था कंट्री में, बिकॉज वो प्राइवेट स्कूल्स जैसे वाइट अफोर्ड कर सकते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसे। अफ्रो अमेरिकन विद हार्डशिप। ओके, सो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ विल लर्न द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस आए। सो कोई भी कंट्री नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट। कोई भी कंट्री एकदम बेस्ट तो नहीं हो सकती। इट ऑलवेज हैव सम लूपहोल्स इन इट। उसमें कुछ ना कुछ तो कमियाँ होती ही हैं, कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती। इंडिविजुअल ऑलवेज नीडेड ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन। अब हर लोगों को ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था। दे वॉन्ट टू बी इक्वल, उन्हें इक्वल होना था। टू बी डिग्निफाइड,
डिग्निफाइड होने के लिए। यू विल रीड फर्दर इन दिस इशू in this book that how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India। आप आगे इस बुक में पढ़ोगे कि कैसे जो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी थे उन्होंने अफेक्ट करा बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमारी डेली लाइफ्स के एक डेमोक्रेटिक इंडिया में। इक्वल प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। सो हम अगले चैप्टर्स में इसके इश्यूज ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।